अगर इस नए युग की बात की जाए, नए युग यानी किस तरीके से सत्ता का परिवर्तन हुआ अमेरिका में, किस तरीके से कोरोना के बाद हालात वैक्सीन आने के बाद थोड़े थोड़े सामान्य होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में भारत और अमेरिका के संबंधों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जेड तरार। आपका स्वागत है TV9 भारतवर्ष में। सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे आपके ट्वीट को लेकर है जो आपने किया था, और वो चाइना को लेकर है, क्योंकि हम अभी के जो हालात हैं पोस्ट कोरोना, उसमें चाइना एक सेंटर बन चुका है जिसके इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। आपने बताया कि, और ये सबको पता है कि नेशनल पीपल्स कांग्रेस जो चाइना की पार्लियामेंट की है वो होने वाली है, और उसमें नया उसका इकोनॉमिक एजेंडा, उसका पॉलिटिकल एजेंडा, वो सब सेट किया जाएगा। ये समझने वाली बात है कि कोरोना के बाद, ट्रंप साहब के जाने के बाद अमेरिका चाइना को कैसे देख रहा है। क्या वही पुराने संबंध रहेंगे? क्या वही पुरानी अगर बात की जाए बिजनेस और इकोनॉमिक डील्स होंगी, या चाइना को शक की नज़र से देखा जा रहा है? पोस्ट कोविड अमेरिका चाइना को कैसे देख रहा है? खासकर ये देखते हैं कि चाइना अब अपनी रणनीति तैयार करेगा ये NPC में। जी देखिए, ये एक इंतहाई अहम सवाल है, और मैं ये कहना चाहूँगा, मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा सबसे पहले कि हम बड़े खुले आंख से हम देखते हैं चीन को, और हम समझते हैं, बल्कि राष्ट्रपति बाइडेन ने खुद कहा है कि हम चीन को एक कंपेटिटर के तौर पर हम देखते हैं। लेकिन ये कहते हुए हम ये भी बिल्कुल देख रहे हैं कि जिन सेक्टर्स में हम उनके साथ काम कर सकते हैं और हमें काम करना पड़ेगा मजबूरन, वो हम बिल्कुल ज़रूर करेंगे। एक मिसाल के तौर पर क्लाइमेट चेंज और ग्रीन हाउस गैसेस में हम बिल्कुल हमें करना ही पड़ेगा, काम करना ही पड़ेगा चीन के साथ, क्योंकि बग़ैर एक अंतर्राष्ट्रीय नतीजे के बग़ैर हम ग्रीन हाउस गैसेस को काबू में नहीं ला सकते। तो ये एक छोटा सा मिसाल है, लेकिन बिल्कुल हम देख रहे हैं कि बाज़ औक़ात दुनिया भर में, पूरे विश्व में हम देख रहे हैं कि चीन की हरकतें बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक नहीं हैं, और जब वो नहीं है हम बिल्कुल अपने सहयोगियों के साथ मिलकर इन मालूमात के बारे में बिल्कुल हम सामना करेंगे। आपने सहयोगियों का जिक्र किया है, मैं जानना चाहूँगा कि भारत से ऐसे में आप क्या सहयोग की उम्मीद करते हैं, खासकर ये देखते हुए कि चाइना जो है उसका साउथ एशिया में प्रभुत्व, और जो वो वैश्विक स्तर पर चुनौतियां पेश कर रहा है। एज अ बैलेंसिंग एक्ट आप भारत को अमेरिका के साथ कहां पर देखते हैं? जी, सबसे पहली बात तो ये, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि एक बैलेंसिंग एक्ट है, क्योंकि अगर हम इसको अगर हम बैलेंसिंग एक्ट के तौर पर हम देखें, इसका मतलब ये है कि कोई हमारे जो रिश्ता है, हमारे जो रिलेशनशिप है इंडिया के साथ, वो चाइना के लिहाज से हम देखते हैं, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि हमारी दोस्ती जो है इतनी मजबूत है इंडिया के साथ कि बिल्कुल अगर हम चीन को भी निकाल दें तो ये मजबूत दोस्ती तो रहेगी, ये हमारी बुनियाद तो रहेगा उसमें। तो अगर हम पूरी दुनिया में देखें, अपने सहयोगियों के साथ देखें, तो आप भी जानते होंगे कि चंद दिन पहले विदेश मंत्री, हमारे US विदेश मंत्री ने क्वाड के ज़रिए एक अहम मीटिंग में हिस्सा लिया है। और अगर आप क्वाड को देख लें, जिनमें शामिल ज़ाहिर बात है इंडिया भी है, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी है, तो क्वाड के ज़रिए हम ये चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक एक मुक्त, एक आज़ाद, एक खुला जगह रहे, और हम ये चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक में चीन भी एक अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक अपने रिलेशंस को संभालें। ख़ास तौर पर साउथ चाइना सी में एक अहम मिसाल है। तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ये सिर्फ
अमेरिका नहीं है, ना ही हम समझते हैं कि ये एक बड़ा चीन और अमेरिका में एक मुकाबला है, नहीं, बल्कि हम ये समझते हैं कि हमने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर, पूरे विश्व के साथ मिलकर हमने डेमोक्रेसी और एक खुला निज़ाम का फैलाव के लिए हमने काम करना है। अब ये बात आपने बहुत खूब कही कि भारत के का जो रिलेशन है वो आप चीन के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखते, बल्कि दोनों का एक पारस्परिक सहयोग एक अलग ही तरीके से है। मैं आपसे ये समझना चाहूँगा, एक दौर वो था जब राष्ट्रपति ट्रंप थे और एक दौर ये है जब जो बाइडेन है। जो बाइडेन भारत के शुरू से ही पक्षधर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों में। आप भारत और अमेरिका का सहयोग टॉप 3 कौन से वो एरियाज हैं जिनमें देखते हैं आने वाले समय में? जी, ये थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जैसे आपने भी कहा है, मैंने भी अभी जिक्र किया है कि अमेरिका इंडिया के दरमियान एक बहुत मजबूत और करीबी दोस्ती है। तो अगर अब सेक्टर बाय सेक्टर हम जाएं और देखें कहाँ कहाँ पे हमारी सहयोगी है, तो ये एक बहुत ही, इस चर्चा में हम काफ़ी टाइम लगाएंगे। लेकिन बिल्कुल मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हम सिर्फ एक इंतहाई अहम सेक्टर को ले लें, क्लाइमेट चेंज, यहाँ पे सदर बाइडेन में बहुत ही स्पष्ट तरीके से उन्होंने ये कहा है कि ये एक हमारी प्रायोरिटी है, सिर्फ 2021 के लिए नहीं बल्कि आने वाले दिनों के लिए भी ये बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। अगर हम सिर्फ इसको एक मिसाल के तौर पर ले लें तो इंडिया का इंतहाई अहम किरदार है। क्योंकि अगर आप ग्रीन हाउस गैसेस को ले लें, सबसे टॉप पे चाइना है, उसके बाद अमेरिका है, तीसरी जगह पे इंडिया आता है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के लिए। तो इन 3 देशों के बगैर आप बिल्कुल ग्रीन हाउस गैसेस को काबू में नहीं ला सकते। और आप जानते होंगे कि नवंबर में COP26 पर हमने दुनिया के साथ मिलकर एक नया रजीम को कायम करना है, और इस रजीम के मुताबिक फिर हम अपने नए टारगेट्स को चुनेंगे, और ये नए टारगेट्स के बगैर हम कभी भी क्लाइमेट चेंज को काबू में नहीं ला सकते, और इसमें इंडिया का इंतहाई अहम किरदार है। दूसरी बात यह है, इसी सेक्टर को लेकर अगर हम देखें तो दुनिया भर में शायद कोई ऐसा कौम नहीं है जैसा इंडिया है जहाँ तक सोलर टेक्नोलॉजी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अगर आप सिर्फ एक ही इस सेक्टर को लें तो इंडिया और अमेरिका के दरमियान जो दोस्ती है बहुत ही अहम है। मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि हाल के दौर में अमेरिका को इस बात की कितनी चिंता है कि एक बहुत बड़ी वैश्विक समस्या से भारत लड़ रहा है, और हम बात कर रहे हैं कोरोना, जिसमें वो पूरी दुनिया का सहयोग बढ़ाने की कोशिश कर रहा है वैक्सीनेशन के लिहाज से। लेकिन अगर उसके उस वैक्सीनेशन के गढ़ पर ही चीन के हैकर्स की तरफ से हमला किया जाए, जो कि आपने देखा होगा रॉयटर्स की तरफ से रिपोर्ट आई, और 2015 में अमेरिका और चीन का इसके लिहाज से एक बहुत बड़ा समझौता भी हुआ, तो ये चीज़ अमेरिका को कितना चिंतित करता है, खासकर ये देखते हुए कि एक और रिपोर्ट आई न्यूयॉर्क टाइम्स की, जिसमें मुंबई में जिस तरीके से जो ब्लैकआउट की खबरें आ रही थी उसमें पाकिस्तानी चीनी हैकर्स का नाम सामने आ रहा था। ये साइबर चुनौती अमेरिका के लिए कितनी परेशान करने वाली है, खासकर हम उस लिहाज से देखें कि अभी एक वैश्विक चुनौती है हमारे सामने जिससे भारत और अमेरिका मिलकर निपटने की कोशिश कर रहे हैं। हमने बिल्कुल इस रिपोर्ट को भी देखा है। इतने तफसील में, इतने जानकारी के लिए मैं नहीं जा सकता इस वक्त, क्योंकि अभी हम भी इस रिपोर्ट को पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा से फासत से उसको देखें इस मामले को, तो बिल्कुल ठीक है, हम समझते हैं कि साइबर थ्रेट्स जो हैं वो हमारे जितने भी सहयोगियों हैं उनके साथ मिलकर हमने इसका मुकाबला करना है। और ख़ास तौर पे 21वीं सदी में आप बिल्कुल बग़ैर साइबर सिक्योरिटी से आप अपने देश को रक्षा नहीं कर सकते।
चीन के ऊपर मेरा ये आखिरी सवाल होगा, उसके बाद मैं कुछ पाकिस्तान के लिहाज से आपसे सवाल पूछूंगा। म्यांमार में जो हालात हैं वो बहुत चिंताजनक है। सड़कों पर गोलियां बरसाई जा रही हैं, अराजकता अगर कहा जाए तो वहाँ पर चरम पर है, डेमोक्रेसी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए हैं, लेकिन क्या वो पर्याप्त हैं, ये देखते हुए कि उसमें भी चीन का हाथ बताया जा रहा है। और अभी हालात ये हैं वहाँ पर कि एशिया पैसिफिक में इंडोनेशिया को छोड़कर कोई भी इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रहा है। अमेरिका का रोल आप कैसे देखते हैं इसमें? जी, मैं ये कहूँगा कि सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि हम यूनाइटेड नेशंस के ज़रिए भी इसको देख रहे हैं और अपने सहयोगियों के साथ ख़ासतौर पे यूरोप में म्यांमार को बड़े करीबी से हम देख रहे हैं। बिल्कुल हमने सैंक्शंस को कायम किए हैं और बिल्कुल इससे मज़ीद भी अधिक भी हम प्रेशर डालने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन ये कहते हुए मैं बिल्कुल ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि हम इंतहाई परेशान हैं, बहुत चिंता करते हैं हम म्यांमार को देखकर, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जितने भी हमारे साथी हैं डेमोक्रेसी में, इन पे प्रेशर, म्यांमार के जो मिलिट्री है उस पे प्रेशर लगाकर नॉर्मलसी पे हम वापस आ सकते हैं। ज़ैद तरार साहब, एक बात का मैं आपका कायल हूँ। आपने करीब 7 या 6 फरवरी को एक इंटरव्यू दिया था पाकिस्तान के एक चैनल को, जिसमें आपने जिक्र किया था कि भारत और पाकिस्तान को मिलकर एलओसी पर टेंशन कम करनी चाहिए। और जैसे हिंदू संस्कृति में कहते हैं कि शायद आपकी ज़ुबान पे सरस्वती थी, और वो हालात होते भी दिखाई दे रहे हैं। सीज़फायर जो भारत और पाकिस्तान के बीच में फिर से पिछले हफ्ते हुआ है। समझना चाहूँगा मैं आपसे एक चीज़, और वो बड़ी महत्वपूर्ण है। इस पीस टॉक में पाकिस्तान का रोल आप कैसे देख रहे हैं आने वाले समय में? क्योंकि एक तरफ उसके ऊपर एफएटीएफ का दबाव है, दूसरी तरफ उसके यहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी में इंटरनल प्रेशर्स बहुत ज़्यादा हैं, और इस सब के बीच में एक अक्सर चीज़ देखी जाती है कि अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए भारत को निशाने पर पाकिस्तान की तरफ से लिया जाता है। आपका आकलन कैसा है? पाकिस्तान से आप क्या उम्मीद करते हैं विज़ावी भारत आने वाले समय में? देखिए, मेरे कोलीग वाशिंगटन से भी ये कह चुके हैं कि हम बड़ी खुशी से देख रहे हैं कि पूरे रीजन में टेंशन की कमी आ रही है। तो बिल्कुल उम्मीद यही है कि इसी रास्ते पे हम जाएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि साउथ एशिया में टेंशन बढ़े, बल्कि हम चाहते हैं कि बिल्कुल एलओसी ख़ासतौर पर कि टेंशन कम हो। अब ये कहते हुए शायद अगर हम इसको ज़रा फिर से फासले से देखें तो आपने एफएटीएफ का जिक्र किया है, तो पहली बात तो ये है कि हमें ये देखना पड़ेगा एफएटीएफ है क्या। एफएटीएफ एक अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है, एक मुक्त इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और हम समझते हैं कि सिर्फ एक मुल्क नहीं, एक कौम नहीं, एक देश नहीं, बल्कि पूरी विश्व में, पूरी दुनिया में अगर हम जितने भी एफएटीएफ के पार्टनर्स हैं वो उनके मुताबिक काम करें, और जितने भी अगर एफएटीएफ का एक रोड मैप है तो हम ये चाहते हैं कि देश इस रोड मैप के मुताबिक अपने कानून को बनाएं और अपने सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर उसके हिसाब से चलाएं। क्योंकि अगर हम अपने सिटीजन्स को रक्षा देना है तो एक ही तरीका होगा, वो ये होगा कि हम सब मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम को बनाएं जैसे एफएटीएफ है, और टेररिस्ट फाइनेंस को कोई भी जगह नहीं दे। तो इससे हम समझते हैं कि एफएटीएफ एक बहुत ही अहम ऑर्गेनाइजेशन है, और हम चाहते हैं बिल्कुल कि जितने भी कौम है उसके हिसाब से अपना फाइनेंसिंग को करीब से देखें। एक बहुत चिंताजनक खबर अभी ये आई कि जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, और आज कई चैनलों की, बल्कि हमारे चैनल ने सबसे पहले इसको उठाया, वो ये थी कि पाकिस्तान
एक तरफ बातचीत चल रही है भारत से लिहाज के तौर, इस लिहाज से देखा जाए कमांडर लेवल की जो बातचीत हुई है, दूसरी तरफ वहाँ पर वो अपने हथियार और जो उनके साजो सामान है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। क्या ये बात चिंताजनक नहीं है? जी, मैं ज़्यादा तफ़सील में नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि अभी मैं सुन रहा हूँ, तो बल्कि ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि टेंशन की कमी के बजाय हम टेंशन को बढ़ते हुए हम देख रहे हैं। चाहे आप म्यांमार को देखें या आप साउथ चाइना सी में देखें, आप रोहिंग्या के जो मूवमेंट है उसको देखें, तो ये एक बिल्कुल परेशान होने वाली बात है, चिंता होने वाली बात है। तो हम समझते हैं कि सिर्फ एक ही तरीका होगा इन टेंशन को कम करते हुए, और वो है अपने सहयोगियों के साथ मिलकर, सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि जितने भी डेमोक्रेसीज हैं उनके साथ मिलकर इन मसलों का सामना करें। पाकिस्तान के लिहाज से मेरा आखिरी सवाल है, और जितने भी जियोपॉलिटिक्स के जानकार हैं उन सब का एक सोच है, वो ये है कि जब से अमेरिका ने पाकिस्तान से अपना हाथ खींचा है, पाकिस्तान चीन के पाले में चला गया है और चीन के कर्ज के जाल में फंसता जा रहा है। डेमोक्रेटिक सरकार है वहाँ पर अमेरिका में। अब क्या पाकिस्तान को लेकर अमेरिका की थोड़ी रणनीति में हम बदलाव देख सकते हैं? क्या वो जो एक डोमिनेटिंग चाइनीज़ इन्फ्लुएंस है, क्या वो अमेरिका को परेशान कर रहा है पाकिस्तान के लिहाज से? जी, हमने कई दफ़ा सुना है कि ख़ास तौर पे हमारे जितने भी क्रिटिक्स हैं वो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि अमेरिका ये चाहता है कि या आप चीन को चुनें या आप अमेरिका को चुनें। तो ख़ास जनूबी एशिया में, साउथ एशिया में मैं जानकारी में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये बिल्कुल कह सकता हूँ कि पूरे विश्व में हम कभी भी ये नहीं कहते अपने सहयोगियों के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ, जितने भी हमारे स्टेट्स हैं, चाहे जैसा भी हमारा रिलेशनशिप हो उनके साथ, कि आपने चीन को चुनना है या आपने अमेरिका को चुनना है। हम कभी भी ये नहीं कहते, बल्कि हम ये कहते हैं कि दुनिया भर में, पूरे विश्व में ऐसे मिसाल हैं जो कि एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हम उसको कहते हैं, के नाम से कहते हैं उनको। और अगर हमने इन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स का सामना करना है, ये सिर्फ मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय निज़ाम के तौर पर हम करेंगे, जिनमें सबसे टॉप पे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस और क्लाइमेट चेंज का है। जी, आखिरी सवाल मेरा ये है कि भारत और अमेरिका के बीच में 2+2 हुआ, बहुत कुछ अच्छा रहा। कब उम्मीद कर सकते हैं हम अमेरिका के जो विदेश मंत्रालय है या विदेश मंत्री जो हैं उनका भारत में अगला दौरा? जी, अभी एक एग्जैक्ट डेट नहीं है मेरे सामने, ये जाहिर बात है क्योंकि अभी कोविड का भी सामना करना है हमने, लेकिन उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द हमारे विदेश मंत्री बिल्कुल इंडिया में एक दौरा लगा सकें, और 2+2 एक बहुत अहम फॉर्मेट है, और हम समझते हैं कि अब बिल्कुल जल्द से जल्द हम इसको एक बार फिर होस्ट करेंगे। ज़ैद तरार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला TV9 के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।